बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा आपको पता है हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स उसका आगाज़ किया हुआ था और उसके हम टॉपिक स्टडी करते आ रहे थे। अपनी जो अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 6 का जिसका नाम था बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था। तो आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं या आज वाली जो वीडियो में हम इसमें जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। के अब बर्नौली की इक्वेशन तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ड्राइव कर ली। अपनी इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके मतलब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे लागू हो सकती हैं। ठीक हो गया बेटा। कहते हैं अगर हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़े तो कहते हैं कि जो बर्नौली की इक्वेशन है ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती है, टोरिसेलीज थ्योरम। ठीक है, टोरिसेलीज थ्योरम क्या होता है? कहते हैं टोरिसेलीज थ्योरम इज बर्नौलीज इक्वेशन विद सर्टेन अजम्पशन, कि तकरीबन वो है बर्नौली की इक्वेशन ही है लेकिन क्या हुआ है उसमें कुछ अजम्पशन की गई है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, कुछ अज्यूम किया गया है। तो बाकी अगर देखा जाए तो बेसिकली जो टोरिसेलीज थ्योरम है वो क्या चीज़ है, बर्नौली की इक्वेशन ही है लेकिन कुछ उसमें इजाफा किया गया है सर्टन अजम्पशंस का। अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ या इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें, डेफिनेशन अगर हम लिखें कहते हैं द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, द स्पीड ऑफ the speed of efflux is equal to the velocity, is equal to the velocity, the speed of efflux is equal to the velocity gained by the falling fluid, gained by the fluid, gained by the fluid, gained by the fluid in falling through the distance, in falling through the distance h1 minus h2, through the distance h1 minus h2 under the action of gravity, under the action of gravity, जी। तो ये थी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। अगर इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ूं, कहते हैं द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बेटा इधर वर्ड यूज हो रहा है इफ्लक्स। इफ्लक्स कहते हैं जिधर से आपके पास ये जो फ्लूइड है वो निकल रहा है, बाहर निकलेगा, उसको हम कहते हैं किसी भी पॉइंट से फ्लूइड के निकलने को हम कहते हैं इफ्लक्स। ठीक हो गया। तो यहां से अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं फिर डायग्राम की तरफ आता हूं। फ्लक्स का मतलब यह है कि जहां से आपका जिस होल से आपका जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है उसको हम कहते हैं इफ्लक्स। इज इक्वल टू द वेलोसिटी। ठीक है, जो फ्लक्स है या उस फ्लक्स की जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं कि ऊपर से आपके पास जो फ्लूइड है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त उसने जो स्पीड गेन होती है, गेन की होती है, इफ्लक्स जो होता है उसकी स्पीड भी उसके बराबर होती है। ठीक है, ऊपर से जो नीचे फॉल कर रहा है फ्लूइड जो भी है वो तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे कि अगर हम डायग्राम की बात करें, ये हमारे पास एक कंटेनर नुमा एक चीज है। ठीक है, इसके अंदर देखें ये हमारे पास सारा इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, फ्लूइड कहां से आ रहा है, हमने इधर से फ्लूइड को प्रेशर देकर नीचे भेजना है। अब देखें इधर हमारे पास इधर दो फ्लक्स कह सकते हैं, एक फ्लक्स हमारे पास ये है, एक फ्लक्स हमारे पास ये है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप देखें जब ऊपर से प्रेशर के साथ फ्लूइड नीचे आता जाएगा, कुछ पोर्शन इसका यहां से बाहर निकलेगा और कुछ पोर्शन इसका यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हमने कह लिया जहां से फ्लूइड आपका आना स्टार्ट हुआ ऊपर से नीचे की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हमने नाम दे लिया हुआ वॉल्यूम V1 का। ठीक होगी बात। फिर हमने जो आपके पास दूसरा ये वाली हाइट थी इसको हमने क्या लिया h1 टोटल हाइट इसकी, फिर इसको हमने क्या लिया h1 माइनस h2 और इतना सा पोर्शन ये वाला जो इतना सा पोर्शन है इसको हमने क्या लिया होगा ये h2 है ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस से हम ये h1 और h2 ले रहे हैं। ठीक होगी बात। अगर स्टेटमेंट में देखें तो उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जब वो डिस्टेंस
वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस, ठीक है, किस डिस्टेंस से फॉल कर रहे हैं, h1 माइनस h2 से, यानी कि h1 में से h2 को माइनस करें तो उतने डिस्टेंस से वो जब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है तब वो जो वेलोसिटी गेन करता है किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ रिफ्लक्स के बराबर होती है। और वो वेलोसिटी गेन क्यों करता है, चूंकि इसके ऊपर एक्शन होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, इस वजह से ये वेलोसिटी को गेन कर लेता है। इस वजह से आपके पास ये जो फ्लक्स की स्पीड होती है वो वेलोसिटी की स्पीड फ्लूइड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, जो कि आप वो गेन करता है ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास डायग्राम। अब इसको h1 इसको v3 हमने क्या लिया हुआ वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 1, इधर से जो हमारे पास आएगा वो वॉल्यूम 2 होगा। एरिया हमारे पास इधर से ये था, ये इतना पोर्शन हमारे पास h1 माइनस h2 था, ठीक हो गया। फिर अगर मैस की बात करेंगे तो मैस भी फ्लूइड का कोई ना कोई जरूर होगा। फिर V1 से वॉल्यूम जो है V1 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो विद द प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई इसके ऊपर प्रेशर भी एक्ट कर रहा होगा, तो प्रेशर भी हम इस केस में आता है कि प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब कहते हैं अगर हम इसकी जो डेरिवेशन है, एप्लीकेशन की जो डेरिवेशन है उसकी तरफ अगर हम जाएं, मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ अगर हम जाएं तो कहते हैं आपने क्या करना है, कंसीडर अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैविंग स्मॉल होल ए ऑन इट एज शोन इन फिगर। ये हम आपके पास स्मॉल होल आ गया ए, ठीक है, फिगर में बताया गया हुआ है। कहते हैं अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं इस बात का, इसकी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो कहते हैं आप क्या करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर एंड ऑफ द टैंक इज A1, ठीक है, अपर एंड का जो एरिया होगा वो A1 होगा, लोअर एंड का जो एरिया होगा वो A2 होगा। इसी तरह अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होगी, अपर सरफेस की जो स्पीड है वो V1 होगी, लोअर सरफेस की जो स्पीड है वो V2 होगी। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, अपर पोर्शन का प्रेशर P1, लोअर पोर्शन का प्रेशर P2। फिर अगर हम हाइट की बात करें, हाइट हमारे पास h1 आ रही है, दूसरी हाइट हमारे पास h2 होगी, तो ये तो हमारे पास हाइट का डिफरेंस है, लेकिन एक h1 है एक h2 आ रही है। फिर कहते हैं कि अगर डेंसिटी फ्लूइड है तो फ्लूइड की कोई ना कोई डेंसिटी भी जरूर होगी, तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, ठीक हो गया। फिर कहते हैं ये सारा प्रोसेस आपके पास मौजूद है, ये सारा मटेरियल आपके पास गिवन है, ठीक है, इसका प्रेशर भी गिवन है P1 P2, इसका एरिया A1 A2 भी गिवन है, इसकी वेलोसिटी V1 V2 भी गिवन है, उसके बाद इसकी हाइट H1 H2 भी गिवन है, ठीक है, और उसके बाद इसकी एक डेंसिटी जिसको हम रो कहते हैं, ठीक है, वो भी गिवन है, चूंकि फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ना है और वो विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हम करेंगे, ठीक है। बर्नौली की इक्वेशन को फॉलो करते हुए उसकी मदद से हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन बर्नौली की इक्वेशन हमने कल क्या पढ़ी थी, कहते हैं P1 प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमने कल इक्वेशन ड्राइव की थी, जो कि इक्वेशन थी हमारे पास बर्नौली की इक्वेशन, ठीक हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, चूंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको ही ड्राइव किया था, जो कि बर्नौली की इक्वेशन थी, ठीक है। ये हमारे पास पूरा टॉपिक था और हमने टॉपिक के जरिए ये वाली चीज को प्रूव किया था कल अपने प्रीवियस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स फिर आगे ये तो था हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। अब कहते हैं कि आपने इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो हमने प्रीवियस बर्नौली की इक्वेशन से पहले जो इक्वेशन ड्राइव की थी ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसको भी इसमें शामिल करना है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो आपके पास आ गया बर्नौली इक्वेशन, फिर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी लेना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक होगी बात। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी आपके पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इधर से V1 की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, इधर से अगर आप V1 की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1, साथ क्या आ जाएगा V2,
ठीक है, A1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब बेटा अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपके पास एरिया A1 है, ये देखें, इसको समझ लें कि आपके पास A1 एरिया है, ठीक है, इसको कह लें कि आपके पास जो एरिया A1 है, इसको आप कह लें A2। तो आप देखें कि जो A1 है इज मच मच ग्रेटर देन A2। ये देखें, ये थोड़ा सा एरिया, अगर हम इस होल की बात करें तो इस होल का जो आपके पास एरिया आ रहा है वो तो बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा आ रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे एरिया की, ये इस कंटेनर या इस टैंक की, तो वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो A1 है, A1 इज मच मच ग्रेटर देन A2। ठीक है, कि A1 जो है वो A1 जो है वो A2 की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैथमेटिकल रूल के मुताबिक देखें कि जब भी हमारे पास एक ओवर की फॉर्म में हो, ओवर के नीचे स्मॉल रकम हो और ओवर के ऊपर बड़ी रकम हो, ठीक है, ओवर के नीचे जो रकम है वो बड़ी हो, ओवर के नीचे जो रकम बड़ी हो, ओवर के ऊपर रकम छोटी हो, तो आपके पास जो आंसर आता है वो माइनस में आ जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर कर लेना। अब इस केस में देखिए A1 हमारे पास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू A2, तो इसका आंसर हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप इसका आंसर देखें वो 0 पॉइंट में चला जाएगा, तो अगर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो सारे का सारा आंसर है वो किसके बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक होगी बात। रीजन क्या हुई, क्योंकि हमारे पास जो एरिया आ रहा था, एरिया A1 इज मच मच ग्रेटर देन A2। तो जब भी हम मैथमेटिकल रूल की तरफ बढ़े तो आपके पास जो ओवर की फॉर्म हो, ओवर के नीचे जो बड़ी रकम हो, ओवर के नीचे छोटी हो, तो आपका आंसर माइनस में या जीरोस में चला जाता है। तो इसके साथ V2 आ रहा था, हमने क्या किया, अगर V2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी इससे क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो V1 है वो किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास V1 आ रहा था, ठीक है, V1 का आंसर अब आपके पास जो 0 आया है, आपने क्या करना है, इस बर्नौली इक्वेशन में इस V1 की जगह 0 पुट कर देना है। तो 0 पुट करने से आपके पास क्या आएगा, देख लेते हैं। P1 एज इट इज प्लस 1/2, साथ V1 की जगह अब क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक हो गया। बस हमने क्या किया, V1 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट की जो क्या आपके पास आ रही थी, 0। ठीक है, बाकी सारे का सारा आंसर सेम एज इट इज हमने उसी तरह लिख दिया। अब बच्चों देखें, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का स्केयर लेंगे तो 0 का स्केयर भी 0 ही होना है। तो 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। यानी इधर से P1 प्लस 1/2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1/2 खत्म हो गया, बाकी आपके पास रह गया प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P, इधर से 2 आना था, प्लस 1/2 V का स्क्वायर प्लस रो GH2। और एक बात इधर, एक और बात काबिल गौर है स्टूडेंट, आपने याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, तो इधर प्रेशर जितना लग रहा है वो ज्यादा प्रेशर लग रहा है हमारे पास जो एरिया A1 था। ठीक है, यानी कि प्रेशर एक ही आ रहा है, प्रेशर की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर P1 बराबर है प्रेशर P2 के, और वो P1 P2 बराबर हमारे पास आ रहा है P खाली के। ठीक है, कहते हैं द प्रेशर विल बी द सेम बिकॉज दे आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये देखें एटमॉस्फेयर से ये ओपन है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका मतलब ये कि प्रेशर सेम है, यानी P1 बराबर है P2 के और ये दोनों बराबर आ रहे हैं P के। तो आपके पास जो P होगा, P1 बराबर होगा P2 के, यानी मैं लिख देता हूं इधर कि आपके पास जो P1 बराबर आ रहा है P2 के और ये दोनों बराबर हैं किसके, P के। हमने P1 की जगह भी P पुट कर दिया, P2 की जगह भी हमने P पुट कर दिया। तो इधर से ये देखें दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर से कैंसिल आउट होंगे तो आपके चले इस फॉर्म इधर कर लें, आप इधर स्टे करें, इधर P1 इधर P2, इधर आपके पास P और ये भी P। अगर हम इधर से कैंसिल आउट करें दोनों को तो आपके पास जो रकम बाकी बचेगी वो बचेगी रो GH1
इज इक्वल टू 1/2 v का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आपके पास बाकी आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो। आप इस इक्वेशन में से इस डायनेस्टी या इस रो को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बाय मैथमेटिकल रूल अगेन, कि जब भी हमने किसी चीज को खत्म करना हो तो उस चीज के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो। अब आपने रो के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास रो खत्म होकर बाकी बच जाएगा GH1 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा प्लस GH2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये भी GH1 है, ये आपके पास GH2 है। आप क्या करें, GH वाले को एक तरफ कर लें और 1/2 को एक तरफ कर लें, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू G, ये एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, GH1 माइनस GH2। ठीक है, ये 1/2 अपनी जगह पर कायम, ये मैंने इधर लिख लिया। अब इसके साथ GH2 क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, एक तरफ प्लस, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब अगर हम निकालें इसकी वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू इसकी, देख लेते हैं। 1/2 साथ V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें G इसमें भी है और G इसमें भी है, तो आपने क्या करना, G दोनों में से कॉमन लेने, आपके पास आ जाएगा H1 माइनस H2 और साथ आपके क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम मालूम करना चाह रहे थे, एक को थोड़ा सा इसमें इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो आपके पास आएगा V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2H1 माइनस H2, साथ आ जाएगा आपके G। ठीक होगी बात। फिर बच्चों आपने क्या करना है, चूंकि हम तो चाह रहे थे हमारे पास जो है विलासी आए, जो ठीक है, ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लैक्स थी, हम विलासी हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे बाय डेफिनेशन या बाय स्टेटमेंट, तो आपके पास उधर विलासी सिंपल थी, विलासी का स्केयर की जिक्र नहीं, विलासी के स्केयर की बात नहीं हो रही, सिंपल विलासी की बात हुई थी। तो आपके पास इधर आ रहा है स्क्वायर, तो वी नो वेल कि जब भी हमने स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, उधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास जो आंसर आएगा, इधर अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, आपके पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बाकी बच गया V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2H1 माइनस H2, साथ आ जाएगा G। तो ये आपके पास आता है टोरिसेलिस थ्योरम। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको हम क्या कहते हैं, टोरिसेलिस थ्योरम। ठीक है, ये किसका आंसर है, टोरिसेलिस थ्योरम का, और ये प्रूफ भी है अपनी स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या थी कि जब स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस H1 माइनस H2, जब H1 माइनस H2 के डिस्टेंस से वो फ्लूइड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी आती है किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के। और क्यों, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अब देखें आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है H2 माइनस H1 आ रहा है, और साथ उसका जो एक्शन हो रहा है G है, G से मुराद यही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर G, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं दूसरी फॉर्म में, हम इसको ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है, टोरिसेलिस थ्योरम। ठीक होगी बात बेटा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारी की सारी कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। क्या कैसे करना था, हमने पहले हमने अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वो लिखी, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने V1 की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आई थी 0। क्यों आई, चूंकि हमने कहा कि हमारे पास जो एरिया है, वो एरिया जो A1 था वो मच ग्रेटर देन था A2 की निस्बत। ठीक है, तो A1 जो हमारा बहुत ग्रेटर था, तो वो ओवर के नीचे आ रहा है। जब वो ओवर के नीचे आ रहा है तो उसका आंसर जीरोस में चला जाएगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0, यानी कि जो V1 है वो तकरीबन बराबर था 0 के। हमने इक्वेशन ऑफ बर्नौली की इक्वेशन में V1 की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास फिर पुट कर दिया। फिर एक और बात हमने की कि चूंकि ये एटमॉस्फेयर में है, ओपन है ऊपर से इसका पोर्शन, तो प्रेशर जो होगा
P1 बराबर होगा P2 के, और इसको हम कह लेते हैं कि दोनों बराबर हैं तो हम कह लेते हैं कि दोनों की जगह हम P भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो आप हमने क्या किया, P1 P2 की जगह P लिखा और कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। फिर हमने रो को खत्म करना था, इस इक्वेशन में से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय रो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा GH1 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। फिर हमने क्या किया कि जो GH वाली टर्म्स थी उनको इक्वल के एक तरफ कर लिया, बाकी टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ कर लिया। तो हमने क्या किया, इसको अलहदा किया, फिर G दोनों में से कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया, फिर इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, फिर हमारे पास V का स्क्वायर आ रहा था लेकिन हमें चाहिए था B सिंपल। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास V का जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, टोरिसेलीज थ्योरम। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी थोड़ा सा इसके मतलब नोट है एक, हम उसको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या बताते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके पास जो नोट आ रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई जा रही हैं हमें, वो कौन सी हैं देख लेते हैं अभी। नोट कहते हैं द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि जो किसकी इफ्लेक्स की जो स्पीड होती है वो फ्लो के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, नंबर 1 क्या बता रहे हैं, द speed of efflux is independent of flow, के फ्लो के वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर कहते हैं whether the opening is directed upward, downward or horizontally, कि उसकी जो ओपनिंग है वो क्या होगी, ओपनिंग is directly upward भी हो सकती है, नंबर 2 डाउनवर्ड भी हो सकती है, नंबर 3 और एंड हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। कहते हैं कि जो आपके पास क्या था कि जो स्पीड थी इफ्लक्स की, इफ्लक्स मैंने बताया कि जिधर से फ्लूइड के निकल की जगह को हम क्या कहते हैं, इफ्लक्स कहते हैं, कि जो फ्लूइड की फ्लक्स की स्पीड थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो था, कि फ्लो के ऊपर उसका कोई इन्हिसार नहीं था, फ्लो के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती थी। फिर कहते हैं कि जब उसकी जो आपके पास ओपनिंग होती है वो या तो अपवर्ड भी हो सकती है, या डाउनवर्ड भी हो सकती है, या आपके पास वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, ठीक है बेटा। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे नोड के ऊपर, हमने कहा कि आपके पास जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होती है, ठीक है, इफ्लक्स की जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो होती है, वो फ्लो के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहली बात तो हमारे पास ये थी। अब अगर हम सेकंड बात करें, कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ liquid is same as the speed of the ball that falls freely under the force of gravity through a height h1 minus h2। कहते हैं कि आपके पास जो इफ्लक्स की स्पीड आ रही थी वो सेम एज इट इज होती है जब क्या करें कि आपके पास एक बाल था, बाल को अपने कुछ हाइट से ऊपर से नीचे फेंका, तो जितनी स्पीड बाल के ऊपर से नीचे आते वक्त होगी उतनी ही स्पीड इस फ्लूइड की होगी, ठीक है। जो हमारे पास ये फ्लूइड आ रहा है उतनी ही स्पीड इस फ्लूइड की होती है जितनी एक बाल की होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ, नंबर 2 क्या आ रहा है, द स्पीड ऑफ फ्लूइड is similar to the ball which is falling downward के बाल जो आपके पास डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी,
ठीक है, एक बॉल है आपके पास, वो क्या कर रहा है किसी सर्टन हाइट से, और हाइट को आ रही है आपके पास वो h1 माइनस h2, किसी सर्टन हाइट जिसको हमने क्या हुआ है वो h1 माइनस h2 है, उधर से वो फॉल करवाया है, डाउनवर्ड फॉल करवाया है। जितनी स्पीड उस बाल को ऊपर से नीचे आते वक्त जिसकी जितनी स्पीड होगी, जितना वक्त लगेगा, उतनी ही स्पीड या उतना ही वक्त जो होता है आपके पास ये फ्लूइड है, उतनी ही स्पीड और उतना ही वक्त उसको लगता है ऊपर से नीचे आने तक। ठीक है, सेम एज इट टू बॉल के बाल के अकॉर्डिंग ही या बाल के इक्वल स्पीड उसकी होती है। ये दो होगी दूसरी बात। फिर कहते हैं इफ द होल इज पॉइंटेड अपवर्ड एट बी इन शोन इन फिगर, The kinetic energy would allow the liquid to rise the level of the water tank। कहते हैं कि जब क्या होगा कि आप होल को क्या करें, अगर बी पर चला जाए, ए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कहीं और पॉइंट पर चला जाए, तो क्या होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आती है स्टूडेंट्स, हमें पता है वो ड्यू टू मोशन ही आती है। ठीक है, अगर हम इसका होल का जो पॉइंट है, होल की जो जगह है वो चेंज कर देंगे, तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है वो मोशन उसकी, अब इधर बता रहे हैं कि वो जो आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके पास जो फ्लूइड की फ्लो की जो मोशन की जो स्पीड है वो भी ज्यादा हो जाएगी, यानी जो फ्लूइड है वो ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया बात। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जो कि था बर्नौलीज एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें हमने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। ठीक है, वो भी सारी हमने डन कर चुके। उसके बाद हमने एक नोट था, 2-3 पॉइंट थे इसके मतलब, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक होगी बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे टॉपिक की क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।